कहानी की शुरुआत मुख्य किरदार सीन से शुरू होती है। आज उसके बेटी का जन्मदिन है। सीन की माँ उसे पैसे देती है ताकि वो अपने बेटे को डिनर पर ले जा सके। लेकिन सीन को और पैसों की जरूरत है। वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है, फिर उनके सारे पैसे निकाल लेता है। वो सारे पैसे हॉर्स राइडिंग में लगा देता है और 40 लाख रुपए जीत जाता है। दरअसल सीन ने पहले कर्ज लिया था, इसलिए साहूकार उसके पीछे पड़े हैं। वे सीन को पकड़ लेते हैं और उसकी बुरी तरह धुलाई कर देते हैं। जब सीन पैसे लौटाने के लिए अपनी जेब चेक करता है तो पाता है कि पैसे गायब हैं। ये वही पैसे थे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। फिर उसे याद आता है कि भागते वक्त एक लड़की से टकरा गया था। लगता है उस लड़की ने उसकी जेब काट ली। सीन बहुत गरीब है, इसलिए साहूकार उसे 1 महीने का समय देते हैं। इस दौरान उसे पैसे लौटाने होंगे। सीन फिर से कुछ पैसे जुटाता है और अपने बेटे को खाना खिलाने ले जाता है। इसके बाद सीन तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। बदकिस्मती से सीन की ट्रेन छूट जाती है। एक अजनबी आदमी सीन के पास आता है जब वो बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। सीन उस आदमी को नहीं जानता। वो रहस्यमय आदमी सीन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूं। वो कहता है, अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर सीन गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। कई बार थप्पड़ खाने के बाद सीन गेम जीत जाता है। उसे 10,000 रुपए मिलते हैं। वो अनजान आदमी सीन को एक कार्ड देता है और कहता है, अगर तुम और पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करो। घर लौटने पर सीन की माँ उसे बताती है कि उसकी बेटी अगले साल अपने सौतेले बाप के साथ अमेरिका जा रही है। यहां पता चलता है कि सीन का तलाक हो चुका है और उसकी पूर्व पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। सीन नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे इतनी दूर चली जाए। अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो उस कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है। सीन को एक वैन में बिठाया जाता है जिसमें और भी लोग होते हैं। उन सबको गैस से बेहोश कर दिया जाता है और जब वे होश में आते हैं तो पाते हैं कि वे एक इमारत में हैं जहां 455 और लोग मौजूद हैं। उन्हें पता चलता है कि वे सब खिलाड़ी हैं क्योंकि सबने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इस जगह का मालिक एक आदमी है जिसे फ्रंट मैन कहा जाता है। वो उन सब पर नजर रख रहा है। एक बात जो सब में समान है वो ये कि सबके ऊपर भारी कर्ज है। सीन की मुलाकात प्लेयर 001 से होती है। वो एक बूढ़ा आदमी है। उसके दिमाग में ट्यूमर है। यही कारण है कि वो यहां आया है। वैसे भी उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। 2 खिलाड़ियों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। एक लड़की जिसका नाम सी ब्योक है और एक आदमी जिसका नाम जांग है। सी ब्योक वही लड़की है जिसने सीन के पैसे चुराए थे। उसने उसकी जेब काटी थी। सीन उसे तुरंत पहचान लेता है। वो उससे अपने पैसों के बारे में पूछने जाता है। इसी बीच गुलाबी यूनिफॉर्म पहने गार्ड आ जाते हैं। उनके चेहरे ढके हुए हैं। गार्ड खिलाड़ियों से कहते हैं, तुम सबको यहां कुल 6 गेम खेलने होंगे। इन गेम्स के विजेता को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट पर उनके दस्तखत लिए जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का पहला नियम कहता है कि कोई भी खिलाड़ी अपनी मर्जी से गेम नहीं छोड़ सकता। दूसरा नियम कहता है कि जो भी खिलाड़ी खेलने से मना करेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। खत्म का मतलब क्या है ये उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तीसरा नियम कहता है कि अगर ज्यादातर खिलाड़ी मान जाएं तो गेम्स को रोका जा सकता है। इसके बाद उन्हें पहला गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। सीन की मुलाकात अपने बचपन के सहपाठी सांग वू से होती है। सीन उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो बिजनेस के सिलसिले में विदेश में होना चाहिए था। पहले गेम में एक बहुत बड़ी गुड़िया दिखाई देती है। इस गेम का नियम बहुत आसान है। जब भी गुड़िया गाना गाए उन्हें आगे बढ़ना है और जब गाना बंद हो जाए तो उन्हें बिल्कुल रुक जाना है। उन्हें हिलना नहीं है। अगर कोई हिला तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। शुरुआत में सबको लगता है कि ये मजाक है, लेकिन जब एक लड़का हिलता है तो उसे गोली मारकर मार दिया जाता है। खत्म करने का यही मतलब है, मतलब उन्हें मार दिया जाएगा। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उनकी जान खतरे में है। डर और घबराहट में वे भागने लगते हैं। अब गेम के नियम की वजह से जो भी हिलता है उसे गोली मार दी जाती है। बचे हुए खिलाड़ी किसी तरह गेम पूरा कर लेते हैं। मरे हुए लोगों की लाशें हटा दी जाती हैं। 456 में से सिर्फ 201 खिलाड़ी बचते हैं। सभी खिलाड़ी डर गए हैं और कोई भी आगे खेलना नहीं चाहता। वे तीसरे नियम का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुमत से गेम रोका जा सकता है। फ्रंटमैन उन्हें इनामी राशि दिखाकर वोटिंग कराता है, वो पैसे जो विजेता को मिलेंगे। लेकिन अगर वे गेम छोड़ देते हैं तो ये पैसे मरे हुए खिलाड़ियों के परिवारों को दे दिए जाएंगे। इनामी राशि कुल 456 करोड़ रुपए है। वोटिंग होती है और बहुमत गेम ना खेलने का फैसला करता है, इसलिए गेम रोक दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वे चाहें तो भविष्य में फिर से गेम में शामिल हो सकते हैं। सबको वापस उनके घर भेज दिया जाता है। अगले दिन सीन पुलिस स्टेशन जाता है और सब कुछ बता देता है, लेकिन वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो पागल हो गया है। सीन उन्हें वो कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि उस पर लिखा नंबर गलत निकलता है। सीन घर लौटता है लेकिन उसकी माँ वहां नहीं है। सीन का सहपाठी सांग वू चुपके से उसकी माँ को देख रहा होता है। इसी बीच सीन वहां पहुंच जाता है। परेशान होकर सांग वू सीन से कहता है, मेरे ऊपर 60 करोड़ रुपए का कर्ज है। वो बताता है कि उसने अपने ग्राहकों के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए। दुर्भाग्य से सारे पैसे डूब गए।
सीन को अस्पताल से फोन आता है। उसकी माँ का पैर घायल हो गया है। शुगर की बीमारी का इलाज ना करने की वजह से उसका घाव बड़ा हो गया है। डॉक्टर सीन को बताता है, तुम्हारी माँ को बचाया जा सकता है, लेकिन हमें उनका पैर काटना होगा। इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। जाहिर है सीन के पास पैसे नहीं है। उसने तो अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे भी खत्म कर दिए हैं। सीन अपनी पूर्व पत्नी के पास पैसे मांगने जाता है। उसकी पत्नी देने से मना कर देती है। वो अपने पति को बताती है कि सीन पैसे मांगने आया था। उसका पति सीन को पैसे देने आता है और कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। सीन उसकी पिटाई शुरू कर देता है और तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है। इसके बाद सीन का दोस्त अली अपने मालिक के पास अपनी तनख्वाह मांगने जाता है। उसका मालिक देने से मना कर देता है, तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के दौरान उसके मालिक का हाथ मशीन में बुरी तरह घायल हो जाता है और मौका देखकर अली पैसे लेकर भाग जाता है। घर लौटकर अली अपनी पत्नी से कहता है कि अपने बच्चे को लेकर पहली फ्लाइट पकड़ो और चली जाओ। सीबीओ के एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी मां को उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया चुपके से लाना है। सीबीओ वही थी जिसने सीन के पैसे चुराए थे। उसे अपनी मां को अपने पास लाने के लिए पैसों की जरूरत है। सीबीओ का एक छोटा भाई है और उसने वादा किया था कि वो अपनी मां को उसके पास लाएगी। बाद में एक पुलिस अफसर दिखाया जाता है। उसका भाई गायब है। अफसर अपने भाई के घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आया है। घर की तलाशी लेते हुए अफसर को एक कार्ड मिलता है, वही कार्ड जो अफसर ने पुलिस स्टेशन में सीन के पास देखा था। अफसर सीन के पास जाता है और उससे इसके बारे में पूछता है, लेकिन सीन जवाब देने से मना कर देता है। जब सीन घर लौटता है तो उसे वही कार्ड इंतजार करता मिलता है। सीन फैसला करता है कि वो फिर से गेम में शामिल होगा। सभी लौटने वाले खिलाड़ियों को एक जहाज के पास ले जाया जाता है। अफसर भी वहां पहुंचता है गाड़ियों का पीछा करते हुए। वो एक गार्ड को बेहोश कर देता है और उसे पानी में फेंक देता है। खिलाड़ियों को एक टापू पर बनी इमारत में ले जाया जाता है। उन्हें अगले गेम के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कैसे खेला जाएगा। वे टीम बनाना शुरू कर देते हैं। सीबीओ और एक दूसरी लड़की रात को वॉशरूम जाती हैं और गार्ड से बचते हुए सीबीओ पूरी इमारत में घूमती है। उसे दिखता है कि गार्ड बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। गार्ड्स को शक हो जाता है और एक वॉशरूम चेक करने आता है। तब तक सीबीओ वापस आ चुकी होती है। सीबीओ अपनी सहेली को सब कुछ बता देती है जो उसने देखा, लेकिन सांगबू उनकी बात सुन लेता है। वो सीबीओ से इसके बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वे बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। फिर सभी खिलाड़ियों को खेल के मैदान में ले जाया जाता है। उनके सामने 4 आकार है और हर एक को एक चुनना है। सांगबू समझ जाता है कि गेम क्या है और उन्हें क्या करना है। सांगबू सीन की टीम को बताता है कि सबको अलग अलग आकार चुनने हैं। इसके बाद उन्हें डालगोना का एक डिब्बा दिया जाता है, एक मीठी टॉफी जिसमें एक आकार दबा होता है। उनका गेम है किसी तरह उस आकार को निकालना, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अगर आकार टूट गया तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें मार दिया जाएगा। सांगवू आसानी से अपना आकार निकाल लेता है। घबराहट में सीन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर वो किसी तरह ये गेम जीत जाता है। उन्हें वापस कमरे में ले जाया जाता है। सिर्फ 107 खिलाड़ी लौटे, मतलब केवल 108 बचे थे। इसके बाद उन्हें खाना लेने ले जाया जाता है। कम खाने की वजह से जैंग एक आदमी से लड़ाई करता है। जैंग उस आदमी को वहीं मारकर मार देता है। खिलाड़ियों में एक डॉक्टर भी दिखाया जाता है। वो मरे हुए खिलाड़ियों के अंग निकालता है और कुछ गार्ड्स की मदद से बेचता है। इसलिए जब भी मृत शरीर ले जाए जाते थे, उनके कुछ अंग गायब हो जाते थे। ये सब एक योजना के तहत हो रहा था। ये सब चुपके से हो रहा था, फ्रंटमैन को पता भी नहीं था। इसलिए उनका अपना आदमी कंट्रोल रूम में तैनात था। वो उनकी सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। गार्ड्स डॉक्टर को अगले गेम के बारे में पहले से बता देते थे ताकि वो बच जाए। एक गार्ड डॉक्टर को बताता है, हमने आज खिलाड़ियों को कम खाना दिया है, इसलिए वे आपस में लड़ेंगे। इस वजह से सभी कमजोर खिलाड़ी गेम से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ गार्ड डॉक्टर को अगले गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट में बत्तियां बंद होने वाली हैं। सांगवू को पता है कि जैंग की टीम कुछ हिंसक करेगी। वो अपनी टीम को बुलाता है और कहता है कि एक दीवार बनाओ और सतर्क रहो। डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहां डॉक्टर जैंग को अगले गेम के बारे में बताता है। इसके बाद बत्तियां बंद हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ सब पर हमला कर देता है। एक लड़की को मारने के बाद जैंग सीबीओ को मारने जाता है, लेकिन सीन उसे बचा लेता है। गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। अब केवल 80 लोग बचे हैं। बाद में उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि 10 खिलाड़ियों की टीम बनाओ। वे ऐसा करते हैं और अपनी टीमें बना लेते हैं। जैंग को आने वाले गेम के बारे में पता है, इसलिए वो अपनी टीम में कोई महिला नहीं रखता। वो सिर्फ मजबूत पुरुषों को रखता है। सांगवू भी अपनी टीम बनाता है, लेकिन उन्हें एक और खिलाड़ी चाहिए, तो मी न्यू नाम की एक महिला को उनकी टीम में जोड़ा जाता है। ये गेम दरअसल रस्साकशी है, मतलब उन्हें विरोधी टीम को मंच से खींचकर नीचे गिराना है। गेम शुरू होता है। जैंग की टीम आसानी से अपना गेम जीत जाती है। अब सांगवू की टीम की बारी है।
प्लेयर 001 वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रस्साकशी के गेम खेले हैं, इसलिए वो उन्हें बताता है कि ये गेम कैसे जीतना है। किसी तरह वे गेम जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट में बत्तियां फिर से बंद होने वाली हैं। इस पर सांगवू उनसे कहता है कि तैयार रहो। वे फैसला करते हैं कि वे बारी बारी से पहरा देंगे। जैंग की टीम में मजबूत खिलाड़ी हैं, इसलिए जैंग को डर लगता है कि उसकी अपनी टीम ही उसके साथ धोखा कर देगी। अब डॉक्टर और गार्ड्स मृत शरीरों से अंग निकाल रहे हैं। गार्ड नंबर 28 और 29 इन अंगों को पहुंचाने जा रहे हैं। वे एक मृत शरीर में सिर्फ एक किडनी होने की बात करते हैं और उस व्यक्ति को ज़ॉम्बी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए अफसर हैं जिन्हें अब अंग पहुंचाने हैं। वो गार्ड के कपड़ों में आता है और उसे शक होता है कि वे उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसके पास भी सिर्फ एक किडनी है। फिर नंबर 28 और 29 अंग पहुंचाने के लिए चल देते हैं। रास्ते में अफसर को सुरंग में विस्फोटक दिखते हैं। नंबर 28 उसे बताता है, जब हम बाहर निकलेंगे तो ये जगह उड़ा दी जाएगी। अफसर नंबर 28 से और जानकारी निकालने की कोशिश करता है। नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है और अफसर से अपना चेहरा दिखाने को कहता है। चेहरा दिखाते हुए अफसर अपनी बंदूक नंबर 28 की तरफ करता है। अफसर उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछता है जिसके पास एक किडनी थी। वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते हो? नंबर 28 कहता है वो एक लड़की थी और कहता है कि वो लीडर के कमरे में जाकर सारी जानकारी पा सकता है। सबका डेटा वहां है। ये जानने के बाद अफसर नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एक गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को नहीं पता कि अगला गेम क्या है। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है। वो लड़ता है, एक गार्ड को बंधक बना लेता है और उसे मारकर भाग जाता है। एक और गार्ड भी उसका पीछा करता है और एक खेल के मैदान तक पहुंच जाता है। गार्ड डॉक्टर को फंसाकर मारने ही वाला होता है, लेकिन फ्रंटमैन आ जाता है और गार्ड को मार देता है, फिर डॉक्टर को मार देता है। रास्ते में उसे नंबर 28 की लाश भी मिलती है। उसे पता चल जाता है कि इमारत में कोई घुसपैठिया है। अफसर फ्रंटमैन के कमरे तक पहुंच जाता है। तलाशी लेते हुए वो एक अभिलेख कक्ष में पहुंचता है जहां सबके रिकॉर्ड हैं। अफसर चेक करता है और उसे पिछले विजेताओं के रिकॉर्ड मिलते हैं। उसके भाई का नाम वहां है, मतलब वो पहले का विजेता था। खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि एक साथी चुनो। खिलाड़ी ऐसा करते हैं और अपने साथी चुनते हैं। जियोंग नाम की एक महिला भी साथी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका साथी बनने को तैयार नहीं है। इसके बाद हर खिलाड़ी को 10 कंचे दिए जाते हैं। गेम यह है कि हर खिलाड़ी को अपने साथी से सारे कंचे लेने हैं, बिना जबरदस्ती किए। जिसके पास आखिर में कंचे नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। सांगवू और अली एक सम विषम का गेम खेलते हैं। उन्हें दूसरे व्यक्ति के हाथ में कंचों की संख्या का अनुमान लगाना है। अली सांगवू के सारे कंचे जीत लेता है। इस वजह से आखिरी राउंड के लिए सांगवू के पास सिर्फ एक कंचा बचता है। सांगवू को पता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो अली को धोखा देता है, उसे यकीन दिलाता है कि वे एक टीम बना सकते हैं और साथ में इससे निकल सकते हैं। धोखा देते हुए सांगवू चुपके से अली के कंचों को पत्थरों से बदल देता है। असली कंचे लेकर सांगवू उन्हें गार्ड को दे देता है। फिर वो चला जाता है। अली अपनी कंचों की थैली चेक करता है, लेकिन उसमें अब पत्थर है। प्लेयर 001 बूढ़े आदमी की हालत खराब हो गई है, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा है। सीन उसे खेलने के लिए तैयार करता है और वे भी सम विषम का गेम खेलते हैं। बूढ़ा आदमी सीन के सारे कंचे जीत लेता है, लेकिन आखिरी राउंड में बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चुना था। सीन उसे धोखा देकर अपने कंचे वापस ले लेता है, लेकिन बूढ़ा आदमी चालाक था। उसके पास एक कंचा बच गया। वो फिर से भटकने लगता है और सीन उससे फिर से एक गेम खेलने की विनती करता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता है तुमने धोखा देकर मुझसे सारे कंचे ले लिए हैं। वो कहता है, मुझे सब पता था, लेकिन मैं मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। ये सुनकर सीन दोस्ती की वजह से उसे अपना आखिरी कंचा दे देता है। सीबियोक और जियोंग भी एक गेम खेल रही हैं। उनका गेम है जो अपना कंचा दीवार के सबसे करीब फेंकेगी वो जीतेगी। पहले सीबियोक अपना कंचा फेंकती है। जब जियोंग की बारी आती है तो वो जानबूझकर अपना शॉट गलत फेंकती है। ये देखकर सीबियोक अपनी दोस्त से फिर से फेंकने को कहती है। उसकी दोस्त कहती है, नहीं सीबियोक, मैं अकेली हूं, मेरे पास लौटने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो वो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर जियोंग को मार दिया जाता है। उनकी मृत लाशों को वहां से ले जाया जाता है। वे कमरों में लौट आते हैं। जैंग देखता है कि मीनियो अभी भी जिंदा है। वो शांति से बैठी है। यहाँ पता चलता है कि मीनियो जैंग की पुरानी जान पहचान थी। उनके टकराव की एक वजह थी। मीनियो उसे धमकी देती है। बाद में फ्रंटमैन को एक मृत शरीर के पास अफसर का आईडी कार्ड मिलता है। फिर फ्रंटमैन को बताया जाता है कि उसके वीआईपी आ गए हैं। फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए जाता है। सभी वीआईपी को उनके कमरों में ले जाया जाता है और फ्रंटमैन बाद में वीआईपी के आने की खबर एक और आदमी को देता है। वो मास्टरमाइंड है जिसके बारे में हम बाद में और जानेंगे। अगले दिन सबको 5वें गेम के लिए लाया जाता है। वहां 1 से 16 तक नंबर वाली बिब्स हैं और खिलाड़ियों को अपना नंबर चुनना है, मतलब उनकी बारी उस नंबर के हिसाब से होगी जो वे चुनेंगे। आखिर में पहला और आखिरी नंबर बचता है।
नंबर 1 और 16। सियोन असमंजस में है कि उसे कौन सा नंबर चुनना चाहिए। अगर वो पहला विकल्प चुनता है तो उसे नुकसान होगा क्योंकि उसे गेम के बारे में पता नहीं है। अगर वो आखिरी नंबर चुनता है तो संभव है कि समय खत्म होने की वजह से उसकी बारी ही ना आए। इसी बीच एक आदमी आता है और सियोन से कहता है, मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं रहा। उन्हें एक नए गेम रूम में ले जाया जाता है। गेम का नियम यह है कि उन्हें दिए गए समय में एक पुल पार करना है। पुल पर 2 समानांतर कांच के पैनल हैं। एक साधारण कांच है लेकिन दूसरा मजबूत कांच है। साधारण कांच टूट जाएगा जब वे उस पर कदम रखेंगे और वे गिरकर मर जाएंगे। फिर गेम शुरू होता है और वे एक एक करके खत्म होते जाते हैं। जैंग लाइन के आगे है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, आगे बढ़ना या यहीं मरना। मीनियो आगे आती है, वो महिला जिसके साथ जैंग ने धोखा किया था, और वो कहती है, मैंने तुमसे कहा था जब तुमने मुझे धोखा दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगी। वो जैंग को पकड़ती है और कूद जाती है और इस वजह से वे दोनों मारे जाते हैं। एक आदमी है जो एक कांच की कंपनी में काम करता था। उसे पता है कि कौन सा मजबूत कांच है। फ्रंटमैन बत्तियां बंद कर देता है जब उसे ये पता चलता है ताकि वे कांच को पहचान न सकें। उनके पास आखिरी कदम के लिए समय नहीं है, इसलिए सैंग वू उस आदमी को धक्का दे देता है। सैंग वू, सियोन और सी बियोक पुल पार कर लेते हैं लेकिन कांच फटने की वजह से वे घायल हो जाते हैं। सी बियोक बुरी तरह घायल है। दूसरी तरफ अफसर ने एक नौकर को मारकर उसकी जगह ले ली है। एक वीआईपी को अफसर पर शक हो जाता है। वो उससे अपना मास्क उतारने को कहता है। अफसर कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अपना मास्क तब उतारूंगा जब हम अंदर जाएंगे। फिर अफसर वीआईपी के साथ अंदर जाता है। अंदर जाकर अफसर वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रंटमैन को पता चल जाता है। फ्रंटमैन उसका पीछा करता है और अफसर को घेर लेता है। अफसर भाग जाता है और टापू की एक चट्टान पर पहुंच जाता है। फ्रंटमैन भी वहां पहुंच जाता है उसका पीछा करते हुए। अफसर अपने बड़े अफसरों को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल कट जाती है। अफसर उसे सारे सबूत भेजता है लेकिन नेटवर्क नहीं है। फ्रंटमैन अफसर को पकड़ लेता है और उससे साथ चलने को कहता है, लेकिन अफसर फ्रंटमैन के कंधे पर गोली चला देता है। जब फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तो अफसर को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। अफसर का भाई फ्रंटमैन उस पर गोली चलाता है। वो पानी में गिर जाता है। सी बियोक कांच से घायल हो गई थी, उसे बहुत खून बह रहा है। फिर बचे हुए लोगों को डिनर के लिए ले जाया जाता है। उनके पास एक स्टेक चाकू भी रखा जाता है, मतलब रात में कोई भी किसी को मार सकता है। सियोन देखता है कि सी बियोक की हालत बिगड़ती जा रही है। वो सी बियोक से कहता है, चिंता मत करो, हम एक टीम है और हम सैंग वू को हरा देंगे। फिर हम यहाँ से निकलेंगे और पैसे बांट लेंगे। सी बियोक उसे बताती है, मेरा एक छोटा भाई है, मैंने उसे एक अनाथालय में छोड़ा है। अगर हम में से कोई एक बाहर निकलता है तो उसे हम दोनों के परिवारों का ख्याल रखना होगा। सी बियोक की हालत गंभीर है, उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। सियोन मदद मांगने जाता है लेकिन जब वो लौटता है तो सैंग वू ने सी बियोक को मार दिया होता है। अगले दिन उन्हें आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का नियम आसान है, मौत तक की लड़ाई। गेम शुरू होता है और उनके बीच बड़ी लड़ाई होती है। आखिर में सैंग वू बुरी तरह घायल हो जाता है। सियोन कहता है, मैं ये गेम रोकना चाहता हूँ। सियोन सैंग वू से कहता है अपने साथ चलने को। सैंग वू खुद को मार लेता है और इस वजह से सियोन गेम जीत जाता है। फ्रंटमैन सियोन से कहता है, तुमने अच्छा खेला लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर सीन को उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड है और जब वो चेक करता है तो देखता है कि सारी इनामी राशि ट्रांसफर हो चुकी है। सीन अपने घर में जाता है लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी मां मर चुकी होती है। फिर दृश्य 1 साल बाद का दिखाया जाता है। सीन की हालत बहुत खराब है, वो सदमे में है और आगे नहीं बढ़ पाया है। उसने अभी तक पैसे इस्तेमाल नहीं किए हैं। फूल बेचने वाली एक महिला सीन के पास आती है और उसे वैसा ही काट देती है। उस पर एक पता लिखा है। सीन उस पते पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि ये सब उस बूढ़े आदमी ने, प्लेयर 001 ने किया था। वो अभी भी जिंदा है और बूढ़ा आदमी सीन को बताता है कि वो अपनी जिंदगी से बोर हो गया था। मैंने अपने ग्राहकों के साथ मिलकर ये गेम्स बनाए ताकि मैं लोगों को देखकर मजा ले सकूं, लेकिन हमने किसी को ये करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं गेम में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि खेलना देखने से ज्यादा मजेदार है। वो कहता है, जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे हैं। ये कहकर बूढ़ा आदमी मर जाता है। इसके बाद सीन सी बियोक के छोटे भाई को ढूंढने जाता है। वो उसे सांग वू की मां के पास छोड़ देता है और उनसे बच्चे का ख्याल रखने को कहता है। वो उन्हें पैसों से भरा एक बैग भी देता है। सीन स्टेशन जाता है और उसी अजनबी को देखता है जिससे वो फिल्म की शुरुआत में मिला था। सीन उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। फिर सीन कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि वे कौन हैं और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? लेकिन जवाब मिलता है, सीन, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो प्लेन में बैठ जाओ। यहीं खत्म होती है कहानी।